नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ नागरिकता का सिद्धांत। विद्यार्थियों, नागरिकता के सिद्धांत की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह हमारा दूसरा वीडियो है और नागरिकता के सिद्धांत में हम उदारवादी सिद्धांत, मार्शल का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत जो एंथनी गिडेंस ने दिया और नागरिकता के सिद्धांत की समालोचना, इन सभी को हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम उदारवादी सिद्धांत की बात करेंगे। विद्यार्थियों, नागरिकता की जो अवधारणा है वो अधिकार और कर्तव्य से जुड़ी हुई है। इसमें नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकारों को लेकर नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबसे पहले बात हम करते हैं नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। उदारवाद का उदय मुख्य रूप से सामंतवाद के पतन के बाद हुआ था विद्यार्थियों, और उसकी नींव 17वीं शताब्दी में पड़ चुकी थी। जॉन लॉक 1632 और 1704 का जीवन का क्रम रहा। अपने ग्रंथ में प्राकृतिक अधिकार और राजा तथा प्रजा के आपसी संबंधों की विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलती है। उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रकृति का अधिकार बताया और यह अर्थ हुआ कि इन अधिकारों को वह पूर्णतः राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहता था। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको निश्चित रूप से ये बताया कि उदारवाद का जनक और व्यक्तिवाद का जनक जॉन लॉक रहा है और जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का विश्लेषण किया और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को राज्य के हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त रखा है। अब बात आती है 18वीं और 19वीं शताब्दी में नागरिकता का सार तत्व क्या रहा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद यूरोप का प्रमुख राजनीतिक दर्शन बन चुका था। जर्मनी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार हम राज्य को इसलिए आवश्यक मानते हैं क्योंकि वह हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगितावाद जो उपयोगिता पर या उपयोगीकरण पर बल देता है, उससे हमें सुख मिलता है, हमारे दुख दूर होते हैं, इसलिए राज्य हमारे लिए आवश्यक है और वही हमें नागरिकता भी देता है। तो विद्यार्थियों, उदारवादी अवधारणा के ही स्कूल में उपयोगितावादी अवधारणा भी आती है इसमें, जिसमें जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की बात आती है और वो ये कहता है कि राज्य हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे लिए उपयोगी है, हमें सुख देता है और दुखों को दूर। उपयोगितावाद की सीधी सरल परिभाषा ये है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना। इसी कारण उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया उपयोगितावाद ने, जिसमें सरकार का बंधन तो रहता है, जिसमें सरकार का बंधन नियंत्रण तो रहता है, पर लोगों को यह अधिकार भी मिला होता है कि वे स्वयं अपने शासक निर्वाचित कर सकते हैं। मतलब सरकार का बंधन है लेकिन सरकार को निर्वाचित करने का अधिकार उनके पास होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के नाम से जाने जाते हैं, वे ने अयोग्य और अशिक्षित लोगों को शासन कार्य से अलग रखने के लिए मताधिकार पर कुछ रोक लगाने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि मताधिकार सिर्फ शिक्षित व्यक्तियों को मिलना चाहिए, अर्थात उसने संपत्ति संबंधी योग्यता पर भी बल दिया और संसद लोगों पर कर लगाती है, इसलिए उन्हीं व्यक्तियों को सांसद चुना जाए जो संपत्ति के स्वामी हो। क्या मतलब? उन्होंने कहा जो शिक्षित है वही व्यक्ति मताधिकार का अधिकारी है और जिसके पास संपत्ति है, योग्यता है, जो कर देता है, और उसी व्यक्ति को सांसद चुना जाता है, इसीलिए वही मत देने का अधिकारी भी होगा। बेंथम और मिल जो हैं वो दोनों ही स्त्री मताधिकार के कट्टर समर्थक भी रहे हैं। ठीक है। 19वीं शताब्दी का ही एक अन्य प्रमुख विचारक है टी.एच. ग्रीन। अपनी जवानी के दिनों में, युवावस्था में बहुत से आंदोलनों से वो जुड़े रहे और मताधिकार के विस्तार तथा सरकारी खर्च पर शिक्षा व मद्य निषेध के समर्थन में बड़े ओजस्वी भाषण भी दिया करते थे। वे राज्य को नैतिकता के विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर उसे उन परिस्थितियों का निर्माण अवश्य करना चाहिए जिससे कि व्यक्तियों का चरित्र का विकास हो सके। इस संदर्भ में ग्रीन ने 3 नागरिक अधिकारों की ओर हमारा ध्यान दिलाया। पहला, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जिसमें अज्ञानता दूर हो सके। दूसरा, संपत्ति का अधिकार, इसका प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए। ग्रीन ने असीमित धन संचय और जमींदारी प्रथा का विरोध किया। भूमि प्रकृति की देन है और इसलिए गरीबी के निवारण के लिए ये जरूरी है कि भूमि का बंटवारा न्याय संगत होना चाहिए।
तीसरा, जन कल्याण के लिए यह जरूरी है कि समाज को भिक्षावृत्ति, कंगाली, मदिरापान और युद्धों से मुक्ति मिल सके। तो इस प्रकार ग्रीन ने नागरिक अधिकारों की ओर हमारा ध्यान दिलाया, शिक्षा के प्रति, संपत्ति के संबंधी अधिकार के प्रति और जन कल्याण के प्रति, कि हमें किसी भी प्रकार से भिक्षावृत्ति, कंगाली, मदिरापान और युद्धों से निश्चित रूप से मुक्ति मिल सके। मतलब एक कल्याणकारी राज्य की बात उन्होंने कही। इसके बाद विद्यार्थियों 20वीं और 21वीं शताब्दी में नागरिकता से जुड़े अधिकार और दायित्व आते हैं। 20वीं शताब्दी में उदार लोकतांत्रिक राज्यों में दो प्रमुख घटनाएं घटी। एक तो बालिग मताधिकार के सिद्धांत की जीत हुई। सभी सभ्य राज्यों ने इस सिद्धांत को अपना लिया और प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। दूसरा, लोक कल्याणकारी वोट देने का अधिकार दिया गया। उसमें भी जाति, मजहब, लिंग, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात लोकतांत्रिक सरकारों के अंतर्गत, लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना मताधिकार दिया गया। दूसरी बात आती है जन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें हॉबहाउस, मैकाइवर, लास्की आदि विद्वानों ने नागरिकों के बहुत से सामाजिक आर्थिक अधिकार भी गिनाए, जैसे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त इलाज की व्यवस्था, बुढ़ापे, बीमारी या बेकारी की स्थिति में राज्य की ओर से सहायता अथवा मुआवजा पाने का अधिकार। टी.एच. मार्शल ने अपने ग्रंथ में इन अधिकारों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसके अनुसार नागरिकता की अवधारणा नागरिक अधिकारों से शुरू हुई और एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने तर्क संगत परिणाम तक पहुंची। मतलब टी.एच. मार्शल ने क्या कहा अपने ग्रंथ में? उन्होंने कहा कि नागरिकता की अवधारणा नागरिक अधिकारों से प्रारंभ हुई और एक लोक कल्याणकारी राज्य तक पहुंची। और इसी अध्याय में हम मार्शल के सिद्धांत के भी विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम वर्णन कर रहे हैं उदारवादी सिद्धांत की। 21वीं शताब्दी के आते आते बच्चों नागरिकता के साथ कई और प्रश्न जुड़ गए, जिसमें बात आ गई पर्यावरण की, बाल श्रम की, नारीवादी आंदोलन से संबंधित मुद्दों की। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे रहे और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका के उच्च सदन की सीनेट की सदस्य रही और उन्होंने अपने हाल ही में उस समय प्रकाशित ग्रंथ जो है लिविंग हिस्ट्री में महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त किया। आप ये देख सकते हैं नवंबर 2000 में ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका की प्रथम महिला फर्स्ट लेडी सीनेट की सदस्य चुनी गई और इसलिए सीनेट सदस्य के रूप में उनके क्रियाकलाप पर विशेष ध्यान दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा? महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त किया और उनकी व्यथा को कहा, खामोशी की भाषा का नाम दिया और इस पुस्तक के एक अध्याय का शीर्षक है खामोश रहकर ही जो दर्द को बताती हैं। उन्होंने ये शब्द दिल्ली विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा अनसुईया सेन गुप्ता की एक कविता खामोशी से लिए हैं, जिसकी शुरू की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बहुत सी महिलाएं बहुत से देशों में एक ही भाषा बोलती हैं, खामोशी की। मतलब उन्होंने अपने ग्रंथ में, अपनी कविताओं में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बहुत सी महिलाएं जो है खामोशी की भाषा बोलती हैं और बहुत से देशों क्या अधिकांश देशों में जो है इसी प्रकार की भाषा महिलाओं के द्वारा बोली जाती है। सीनेटर हिलरी का मत है कि महिलाओं से संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषाहार, प्रजनन, गर्भपात, शिक्षण और यौन शोषण आदि को हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। देश के घरेलू और विदेश नीति के निर्धारण में महिलाएं पूर्ण सहभागिता की हकदार हैं। जहां तक पर्यावरण का प्रश्न है बच्चों, यदि आम लोगों के कुछ अधिकार हैं तो देश की भूमि, उसकी नदियां, उसकी वनस्पति, उसके पशु और उनके पक्षी कुछ अधिकारों के हकदार भी हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मानव को अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से पर्यावरण को भी अधिकार प्राप्त है कि पर्यावरण का किसी भी प्रकार से दोहन नहीं होना चाहिए, उनको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हिलरी क्लिंटन ने कही कि महिलाएं जो खामोशी की भाषा बोलती हैं, उन्हें भी अपने समाज में, अपने राज्य में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि अपने व्यक्तित्व का विकास वे कर सकती हैं, चहुमुखी विकास वे कर सकती हैं। इसी के साथ ही विद्यार्थियों, इस प्रकार से हिलरी क्लिंटन जो सीनेट की प्रथम सदस्यता रही और इन्होंने महिलाओं की नागरिकता और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक लंबी लड़ाई भी लड़ी और इन्होंने अपना एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लिविंग हिस्ट्री पुस्तक में इन्होंने महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त भी किया।
इसके साथ ही विद्यार्थियों, हम इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टी.एच. मार्शल जो नागरिकता के प्रमुख सिद्धांतकार रहे हैं, उन्होंने अधिकारों के बारे में क्या अपने वक्तव्य दिए हैं, क्या विचार रखे हैं, उन्होंने किस प्रकार से अधिकारों का विकास रेखीय बताया है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।